नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और आपके साथ मैं हूं शरण। स्पेशल स्टोरी में बात होगी शिक्षा भर्ती में हुए फर्जीवाड़े की। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को भर्ती किया जा रहा था जो बच्चों का भविष्य चौपट करते थे, लेकिन सही समय पर बड़े फर्जीवाड़े के खुलासे ने अब लोगों को बचेंगे नहीं, बल्कि जिन्होंने इस पूरे स्कैम का जाल बुना है वो फंसेंगे भी। लखनऊ में एक ऐसा बिल्डर है जिससे बड़े बड़े लोग भी काफी परेशान हैं। कहां पर कूड़े में डेड बॉडी डाल दी गई और यूपी में कोरोना वायरस का कहर कब रुकेगा? तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लगातार फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। टॉपर की गिरफ्तारी के बाद अब एक और मामला सामने आया है जिसमें 150 में 140 नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों में कोई ड्राइवर, कोई डीजे संचालक निकल आया। मामले की जांच एसटीएफ तो करेगी, लेकिन इस खुलासे ने और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कोई ड्राइवर है, कोई डीजे वाला है, कोई जाहिल है, किसी को राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। नहीं, अरे भैया, कोई माता के जगराता की लिस्ट नहीं है ये उत्तर प्रदेश के उन कर्णधारों का बायोडाटा है जो आगे चलकर आपके बच्चों को जिंदगी की एबीसीडी पढ़ाएंगे। 69,000 शिक्षकों की भर्ती की लिस्ट आई तो पता चला कि कुएं में किस मात्रा में भांग पड़ी हुई है। परतें खुलनी शुरू हुई तो घोटाले की जड़ें पाताल में जा मिली। पता चला कि सरगना के सिर पर व्यापम का इनाम पहले से घोषित है। घोटाले से पनपी जाहिलियत की पौध कल से आपके बच्चों को अपना अनुभव बताएगी कि कैसे नकल करते हैं, कैसे सेटिंग करके शिक्षा का कारोबार किया जाता है, कैसे सच दिखाने वालों पर बाइकआउट कराने का दबाव बनाया जाता है। टॉपर की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ की जांच में कई और खुलासे सामने आए हैं। शिक्षक भर्ती में ऐसे कई अभ्यर्थियों का नाम सामने आया है जिनमें डीजे संचालक और ड्राइवरों को 150 में से 140 नंबर मिले हैं। है ना कमाल? एक कमाल और हुआ है, वो ये कि जिन बेचारे अभ्यर्थियों ने दिन रात एक करके पढ़ाई की, वो घोटाले के इन घंटालों की पौध में लटक कर रह गए। शिक्षक भर्ती में धांधली का मामला सामने आने के बाद विपक्ष भी हमलावर है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के हो ही नहीं सकता है। ये तो इसमें पता लगाने की बात है कि अधिकारियों के ऊपर कौन शामिल है, क्या ऊपर से भी कोई शामिल है, तो ये सब चीजें जांच में सामने आ सकती है। तो अधिकारियों की मिलीभगत तो है, उनको संरक्षण तो प्राप्त है, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे मामले को मैं कहूंगी ये घोटाला नहीं, ये महा घोटाला है और इसके तार व्यापम घोटाले के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला और पूरी तरह से सरकार इसमें एक्सपोज हो चुकी है। तो फिर कैसे कोई ड्राइवर तो कोई डीजे संचालक निकला? डॉक्टर और लेखपाल को पुलिस ने पकड़ लिया है। ऐसे लोग 150 में से 140 नंबर पा गए। इस गिरोह से कई बड़े लोग जुड़े हैं। डॉक्टर पटेल समेत 8 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। नामजद आरोपी मायापति दुबे की तलाश जारी है। 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। कई स्कूल प्रबंधक और सॉल्वर भी जुड़े हैं इस मामले से। मामले में प्रियंका गांधी का ट्वीट भी सामने आया। प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार की नाक के नीचे ये घोटाला हुआ। सिस्टम में बैठे लोगों की साठगांठ से होता रहा। साल भर से मामले को दबाया जाता रहा। भारत समाचार ने जब जिम्मेदारी निभाते हुए मुद्दा उठाया तो जाहिलों की एक फौज ने ट्विटर पर जंग छेड़ दी। लेकिन सवाल आप लोगों से है कि क्या आप अपने बच्चों का भविष्य ऐसे डीजे वालों, ड्राइवरों और सेटिंग बाजों के हाथों में सौंपेंगे? और शायद यही कारण है कि सरकारी शिक्षा पद्धति लगातार गर्त में जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब हम आपको बलरामपुर की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या अफसर इतने संवेदनहीन होते हैं कि एक मरे हुए इंसान के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं।
बलरामपुर की ये तस्वीरें मन को झकझोर देने वाली हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। जिंदा रहते किसी के साथ बदसलूकी हो जाए तो लोग उसे भुला भी देते हैं, लेकिन एक मरे हुए इंसान के साथ ऐसा व्यवहार शायद ही कोई बर्दाश्त कर पाएगा। बलरामपुर की इस तस्वीर को जो लोग भी देख रहे थे, हर वो शख्स प्रशासन को कोस रहा था कि मृतक के लिए एक एम्बुलेंस तक की भी व्यवस्था नहीं हो पाई। ऐसा है बलरामपुर का जिला प्रशासन, जिसने एक डेड बॉडी को कूड़े की गाड़ी में डलवा दिया। बलरामपुर में उतरौला तहसील के पास कई घंटों तक 100 पड़ा रहा। काफी देर तक तो स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका परिषद की नींद नहीं टूटी, और जब नींद से जागे भी तो ऐसा कुछ कर दिया कि अब जग हंसाई हो रही है। सादुल्ला नगर के रहने वाले जिनकन किसी काम से उतरौला तहसील आए थे, तहसील गेट पर अचानक वो बीमार हो गए और गेट पर ही गिर गए। कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उसके घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के बजाय कूड़े की गाड़ी में डलवा दिया। डेड बॉडी को कूड़े की गाड़ी में ही लाद दिया गया और शव को कोतवाली लेकर चले आए। खुद चौकी प्रभारी और कई पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, लेकिन किसी का जमीर नहीं जागा। शव को उठाकर सीधे कूड़े की गाड़ी में फेंक दिया गया और चलते बने। आप धन्य हो बलरामपुर के बहादुर पुलिस वालों। बलरामपुर से भारत समाचार के लिए सलीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो लापरवाही की तस्वीर केवल एक जगह नहीं, हमीरपुर में मुर्दों को भी पेंशन मिलती है। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन ये खबर 16 आने सिस्टम के तहत सच है। यूपी के अधिकारी क्या कुछ न कर डालें, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अब हमीरपुर के अफसरों को ही ले लीजिए। होनहार अफसरों ने मुर्दा लोगों के खातों में भी पेंशन भेज दी, और इसका खुलासा हुआ है आरटीआई से। जी हाँ, हमीरपुर में जो लोग वर्षों पहले मर चुके हैं, उनके खातों में भी पेंशन भेजी जा रही थी। फूल माला चढ़ी ये फोटो उस मृतक राजा राम की है, जो 2 साल पहले ही मर चुका है, लेकिन जिला समाज कल्याण विभाग इनके खाते में हर महीने वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि भेज रहा था। कब खत्म हो गए थे? 2 साल हुए। जो सामान आएगा जब 2 साल हो जाएंगे, जो रक्षाबंधन वाले दिन से वो पेंशन नहीं मिलती? पेंशन मिलती है, लेकिन उसकी आयु हो जो कुछ हो अभी हम लोग ने निकाली नहीं है। ये मेरा साला था इंद्रजीत, अब उसको ख़त्म हुए 1 साल हो गया है। बैंक जाते हैं, कहते हैं पेंशन आती है, हम वहाँ जाते हैं, कहते हैं पेंशन नहीं है। और जो हमारे साले की घर वाली उसकी पेंशन आती है, वो निकाल लेती है। हमीरपुर के कुरारा ब्लॉक में वृद्धावस्था पेंशन पा रहे लोगों की सूची जिला समाज कल्याण कार्यालय से जन सूचना के माध्यम से मांगी गई थी। सूची में 16 ऐसे लोगों के नाम मिले हैं जो कई साल पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उनके खातों में पेंशन बराबर भेजी जा रही थी, और इस बात का पता खुद मृतक के परिजनों को भी नहीं है। जो मर चुकी हैं, मृत्यु उनकी हो चुकी है, उनके खाते में सालों से पैसा जा रहा है। और इसके तहत फिर मैंने जो डीएम को फिर एप्लीकेशन दिया कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। 15-16 लोग। कहाँ के लोग हैं? सब मेरे ही नगर के। जब मेरे नगर में इतने हैं तो पूरे जिले में क्या होगा, कितने लोग होंगे। सत्यापन समय से प्राप्त न होने के कारण उसका हदनी पेंशन रोकी नहीं गई है। वर्तमान में उसकी कार्रवाई चल रही है, संज्ञान में प्राप्त हुआ है, उसका त्वरित निस्तारण करवाकर उसको पेंशन रोक दी जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी का जो जवाब है वो बेहद गैर जिम्मेदारी वाला है। आखिर सत्यापन का काम कौन करवाएगा? ये काम तो जिला समाज कल्याण विभाग का ही है कि किसको पेंशन भेजी जा रही है, उसका सही सत्यापन होना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना तो अफसरों के बाएं हाथ का खेल है। हमीरपुर से भारत समाचार के लिए असद खान की रिपोर्ट। इधर बरेली में एक ऐसा फतवा जारी हुआ है जिसके बाद बवाल मच गया। मुस्लिम धर्मगुरुओं को सैनिटाइजर पसंद नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सैनिटाइजर को इस्लाम के खिलाफ क्यों बताया, इस रिपोर्ट में देखिए। सैनिटाइजर के छिड़काव पर कोहराम। जारी हो गया है चौंकाने वाला फतवा। मस्जिदों में सैनिटाइजर का छिड़काव बैन। सैनिटाइजर में अल्कोहल होने से ऐतराज।
अल्लाह के घर को नहीं कर सकते नापाक। लोगों को कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए हर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब कोरोना से बचाव के लिए बने सैनिटाइजर पर सियासत शुरू हो गई है। धर्म गुरुओं ने सैनिटाइजर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बरेली में मुफ्ती अब्दुल रहीम नस्तर ने मस्जिदों में सैनिटाइजर के छिड़काव पर प्रतिबंध लगाने का फतवा जारी कर दिया है। मस्जिदों पर सैनिटाइजर के छिड़काव पर बैन के पीछे मुफ्ती की दलील है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और अल्कोहल से हम अल्लाह के घर को नापाक नहीं कर सकते हैं। इस्लाम में शराब हराम है, इसलिए मस्जिदों में सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं हो सकता है। सैनिटाइजर आजकल जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे अल्कोहल से निर्मित हैं, शराब से बनाए गए हैं और शराब इस्लाम में पूरी तरह बैन है, पूरी तरह उसका प्रयोग वर्जित है। इसलिए मैं मुतालबा करूंगा कि सैनिटाइज़र जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो ना रखवा करके ऐसी और भी चीज़ें हैं कि जो रखवाई जा सकती हैं। कि अल्कोहल का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है। इस वजह से अल्कोहल की वो चीज़ें जिसमें आमेजिश होती है उनको छोड़ के बाकी और चीज़ों से सफाई सुथराई का एहतमाम किया जा रहा है। बरेली में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने फतवा जारी करने के साथ साथ सभी मस्जिदों की प्रबंधन कमेटी से अपील की है कि वो मस्जिदों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। सैनिटाइजर की जगह साबुन के इस्तेमाल की बात कही गई है। लोगों से अपील की गई है कि अल्कोहल से बने सैनिटाइजर का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हराम है। सैनिटाइजर से मस्जिदों को सैनिटाइज करने का मतलब पूरी मस्जिद को नापाक करना है और नापाक जगह पर नमाज नहीं हो सकती है। बरेली से भारत समाचार के लिए अजय कश्यप की रिपोर्ट। इधर आगरा में आए दिन 10 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिलते रहते हैं, लेकिन आगरा का स्वास्थ्य विभाग इसे हल्के में ले रहा। इस बार ऐसी लापरवाही की है जो जान पर भारी पड़ सकती है। रिपोर्ट देखिए। ताज नगरी आगरा में पहले से ही कोरोना वायरस से त्राहिमाम मचा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग है कि चौकन्ना होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आगरा में ऐसी लापरवाहियां हो रही हैं जो किसी की जान पर भारी पड़ सकती हैं। आगरा में 80 साल के एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को सीधे परिजनों को ही सौंप दिया गया। लापरवाही की हदें तो तब पार हो गई जब बुजुर्ग को कोरोना निगेटिव बताकर शव को घर ले जाने की परमिशन दे दी गई। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। जब दोबारा से स्वास्थ्य विभाग की टीम मृतक के घर पहुंची और बुजुर्ग को कोरोना पॉजिटिव बताया तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब स्वास्थ्य विभाग की ये लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। ये मामला संज्ञान में आया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसकी नेगेटिव रिपोर्ट तो बताई गई है, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट कहीं हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। केवल कहा जा रहा है, तो मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। इसे देखते हैं, जांच के बाद में जो होगा फिर आप। मृतक बुजुर्ग एतमौद्दौला के विकासनगर का रहने वाला था। 3 दिन पहले ही बुजुर्ग को एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जब पता चला कि बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव था तो आनन फानन में उसके परिवार के लोगों को क्वारंटाइन किया गया और पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जो लापरवाही बरती है वो लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। आगरा से भारत समाचार के लिए अनुपम पांडे की रिपोर्ट। तो कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वायरस का घातक संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। रिपोर्ट देखिए। यूपी में बहुत तेजी के साथ कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस का खतरा इस कदर बढ़ गया है कि अब तो कई जिलों में 10 से ज्यादा मरीज एक साथ मिलने लगे हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 12,088 तक पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 478 नए मरीज मिले हैं और 24 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 345 लोगों की कुल मौतें हुई हैं। मनरेगा हो, एक्सप्रेसवेज हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, पेयजल योजनाओं का मामला हो, वनीकरण हो, हर विभाग में जोड़कर कोशिश की जाए कि 1 करोड़ तक का लक्ष्य जो उन्होंने दिया है श्रमिकों और कामगारों के लिए वो पूरा
हो जाए और उससे प्रदेश के नवनिर्माण का रास्ता भी तैयार हो जाए। विगत 24 घंटों में कुल 480 संक्रमण के नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय तक प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल केसेस 4,451 अब तक कोरोना वायरस संक्रमित 345 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्नाव में कोरोना के 13 नए मरीज मिले हैं और जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 74 हो गई है। कन्नौज में फिर से 10 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 123 हो गया है। बाराबंकी में भी 9 नए केस सामने आए हैं। बाराबंकी में कुल मरीजों का आंकड़ा 204 हो गया है। संभल में बीते 24 घंटे में 14 कोरोना मरीज मिले हैं। संभल में कोरोना मरीजों की संख्या 168 हो गई है। बुलंदशहर में 12 नए मरीज मिले हैं। जिले में कुल केस 280 हो चुके हैं और 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मथुरा में भी 8 नए कोरोना मरीज मिले हैं। मथुरा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 120 हो गया है। सुल्तानपुर में भी 3 नए केस मिले हैं। सुल्तानपुर में अब तक कोरोना के 106 मरीज मिल चुके हैं। मुरादाबाद में भी कोरोना के 4 नए केस मिले हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 278 हो गई है। लखनऊ में कोरोना के 3 नए केस मिले हैं और 2 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। लखनऊ में अब तक 512 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। कानपुर नगर निगम के 3 कर्मचारियों को भी कोरोना हो गया है। 2 सफाई कर्मी और 1 लिपिक पॉजिटिव पाया गया है। कानपुर में कुल मरीजों की संख्या 604 हो गई है। प्रयागराज में कोरोना से 5वीं मौत हुई है और जिले में कुल मरीजों की संख्या 134 हो गई है। एटा में भी कोरोना पॉजिटिव एक वकील की मौत हो गई है। पिछले 8 दिनों से आगरा में एडवोकेट का इलाज चल रहा था और एडवोकेट की मौत के बाद पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर लॉकडाउन जैसे जैसे खुल रहा वैसे अपराधियों के हौसले भी बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हत्या की वारदातों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही। पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में करीब 10 हत्याएं हो चुकी हैं। मथुरा में सपा के सभासद दिनेश चंद्र गुप्ता की दिन दहाड़े हत्या हो गई। दबंगों ने हत्या करके सभासद के फार्म हाउस पर ही लाश को लटका दिया। सभासद के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। सपा सभासद का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन इसी बीच दबंगों ने हत्या कर दी। के बाहर जहां पर श्री दिनेश गुप्ता जी उनका निर्माणाधीन गेस्ट हाउस था, उसी के पीछे वाले कमरे में उनकी बॉडी मिली है। पुलिस द्वारा मौके का मुआयना किया गया है। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। परिजनों द्वारा इस संबंध में एक तहरीर दी गई है जिसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। आज बॉडी का पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम जो है वो पैनल ऑफ डॉक्टर्स और वीडियोग्राफी में कराया जाएगा। शामली में बदमाशों ने एक दवा कंपनी की एमआर की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात के बाद फरार हो गए। मामला बढ़ता देख कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा भी परिजनों से मिलने पहुंचे और जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इस संबंध में परिजनों के लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ अहम सुराग पुलिस को मिले हैं। तत्काल 3 टीमें इसमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। इटावा में जमीन के विवाद में महिला की पीट कर हत्या कर दी गई और उसकी बेटी को दबंगों ने अधमरा कर दिया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित महिला दबंगों की शिकायत करने थाने जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई। इटावा में ही एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि आरोपी ने अपनी ससुराल में ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। संभल में एक नवविवाहिता की हत्या से जिले में सनसनी फैल गई। नवविवाहिता के परिजनों ने गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। गोंडा में एक भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की खबर जैसे ही पुलिस को मिली तो उसकी तुरंत बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ में पुलिस ने मौके का जायजा लिया। मैनपुरी में फसल की रखवाली कर रहे किसान की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मच गया। दबंगों ने किसान पर इतनी गोलियां चलाई कि मौके पर ही किसान की मौत हो गई। बाराबंकी में दबंगों ने एक बुजुर्ग को
जिंदा जलाकर मार डाला। जमीन के विवाद में दबंगों ने जिंदा जलाकर बुजुर्ग की जान ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लखनऊ में बदमाश बिल्डर से बीजेपी नेता का परिवार भी परेशान है। बिल्डर ने फर्जीवाड़ा करके जमीन हड़प ली और पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। लखनऊ के सबसे बदमाश बिल्डर की दबंगई। एमआई के मालिक कादिर अली की काली करतूत। बीजेपी नेता के रिश्तेदार को बनाया निशाना। बिल्डर ने फर्जीवाड़ा करके हड़प ली जमीन। बीजेपी सरकार में भी नहीं मिल रहा इंसाफ। जी हां, लखनऊ का बिल्डर कादिर अली हर सरकार में सिस्टम को अपनी जेब में रखता है। धांधली करके लोगों की जमीन हड़पना उसके बाएं हाथ का खेल है। और इस बार बिल्डर ने जनसंघ के एक बहुत वरिष्ठ नेता रहे राजकुमार शामा के परिवार की जमीन हड़प ली है। पिछली सरकार में कादिर बिल्डर ने राजकुमार शामा के परिवार की जमीन को बंदूक के दम पर कब्जा कर ली थी। शामा को आगरा का अटल भी कहा जाता है। शामा ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बीजेपी को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री मोदी तक शामा का सम्मान कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी सरकार में ही जनसंघ के इतने बड़े नेता राजकुमार शामा के दत्तक पुत्र डीपी बुद्धि राजा बीजेपी सरकार में ही इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। पिछली सरकार में मेरे साथ इतना अन्याय हुआ, मैं उसके साथ दौड़ा, लगातार संघर्ष किया। सामाजिक होते तो शायद मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, कोई न कोई रास्ता निकल आता। अब कादिर अली इतना सक्षम है, इस सरकार में भी अभी तक के पुराने अधिकारी उसका सहयोग कर रहे हैं और मेरे साथ खूब अन्याय हुआ। कादिर बिल्डर ने समाजवादी सरकार में सुल्तानपुर रोड पर सरसवा में एमआई सेंट्रल पार्क के नाम से टाउनशिप शुरू की थी। ये टाउनशिप भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की नींव पर खड़ी है। कादिर बिल्डर ने सपा सरकार में भाजपा नेता के परिवार की 31,000 वर्ग मीटर जमीन को जबरिया हथिया लिया। कादिर अली बिल्डर ने एग्रीमेंट के खिलाफ जाकर 2015 में ज्यादा जमीन का अवैध नक्शा भी पास करा लिया। एलडीए और आवास विकास परिषद के अधिकारी कादिर अली के नाम पर अवैध काम करते रहे। 2017 में जब सरकार बदली तो बुद्धि राजा को उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार में उन्हें अपनी जमीन वापस मिल जाएगी। 3 साल बीत गए लेकिन बुद्धि राजा को एमआई बिल्डर अभी भी परेशान कर रहा है। अवैध बिल्डरों और भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की कसम खाने वाली बीजेपी सत्ता में आने के बाद तो जनसंघ के संस्थापक राजकुमार शामा के परिवार को इंसाफ नहीं दे पाई है। डीपी बुद्धि राजा सीएम योगी से इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। जांच जारी है, मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन कुछ पुराने अधिकारी हैं अभी भी जो उन लोगों का सहयोग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष ना हो पाए। हमारा सिर्फ ये प्रार्थना है कि हमें निष्पक्ष जांच हो के न्याय मिले, हमें कुछ भी अलग से नहीं चाहिए। यूपी बीजेपी में लंबे समय तक उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय राजकुमार शामा ने पूरे जीवन आरएसएस और जनसंघ से लेकर बीजेपी के लिए काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2013 में आगरा में अपनी चुनावी यात्रा के दौरान राजकुमार शामा से आशीर्वाद लेकर रैली शुरू की थी। लेकिन आज उन्हीं राजकुमार शामा के दत्तक पुत्र धन प्रकाश बुद्धि राजा को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। लखनऊ से भारत समाचार के लिए संजय चौहान की रिपोर्ट।